सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल गाइस। कैसे हो? मैं हूं आपका आरबी सर। सो वेलकम टू एमसीसी गाइस। पेपर आप लोगों का कैसा गया बच्चों? जेई मेंस का जिन्होंने पेपर दिया था तो बहुत बेटर, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जेई एडवांस के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स आ चुके हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है पेपर, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा। ठीक है, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे आइडिया लगाना है, जल्दी कैसे करना है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो सही अप्रोच के साथ कैसे जाना है, सारी चीजें हम लोग इस पेपर के दौरान डिस्कस करते चलेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे, जिससे आप किसी को, अगर आप में से किसी को भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि आपसे हर बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आज भी कहना चाहूंगा गाइस, प्लीज चैनल को और ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो पाए। एज यू नो गाइस कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं यहाँ पे सिर्फ आप बच्चों की हेल्प करने आया हूँ। माई मेन एम इज टू हेल्प योर गाइस। क्लियर? आप सबकी, अगर आप सब मुझसे इस फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे पढ़ के अगर आप लोग कुछ अच्छा बन जाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी बेटा। ठीक है ना? तो मैं आप सबके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा हूँ बेटा। कोई मेरा लालच नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से इनकम जनरेट करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है ना? हालांकि अब कुछ बच्चे सोच रहे होगे सर आप ऐड तो लगाते हो, ठीक है, तो बेटा ऐड जो लग रही है ना, उससे मैं आप ही लोगों के लिए टेक्नोलॉजी ला रहा हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, उस ऐड से जो पैसा आएगा मैं खुद नहीं रख रहा बेटा। ठीक है, आप ही के लिए बढ़िया स्क्रीन लाऊंगा, आप ही के लिए सब कुछ करूंगा, आपके लिए बढ़िया बढ़िया टीचर सब मैं लाने का प्लान कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, मार्वल प्रॉफ केमिस्ट्री क्लासेस से हटा के सिर्फ एमसीसी रख दिया है, और एक मैथमेटिक्स के टीचर मेरे साथ जुड़ गए हैं इस सफ़र में। तो वो भी बिल्कुल हेल्प करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उन्हें पढ़ाने का, और बहुत सारे बच्चे आज के टाइम तक में निकाले हैं उन्होंने। तो धीरे धीरे और भी फैकल्टीज मैं लाने जा रहा हूँ जल्दी ही, बहुत जल्दी ही आपको इसी खाली एक चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स वो भी क्वालिटी के साथ मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है बेटा। ठीक है, क्वालिटी है, अगर क्वालिटी नहीं हुई ना बेटा, आप साफ बोल दे रहा कि सर मज़ा नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूंगा बेटा। ठीक है, मैं उस टीचर को हटा दूंगा जिस टीचर की क्वालिटी नहीं। अगर आपको लगता है ना कि क्वालिटी आ रही है, ठीक है, तो फिर इस चैनल पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही वो चैनल होगा जिस पे आपको A1 क्वालिटी के सब्जेक्ट्स मिलेंगे सारे के सारे। क्लियर? चलिए, तो जेई 2015 का पेपर नंबर 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए गाइस, एंड दिमाग अपने खोल के बैठिए। दिल तो थाम के बैठना ही है, ऐसा नहीं है कि दिमाग बंद करके बैठ जाओ। तो दिमाग भी अपन को खोल के बैठना है ना, ठीक है, तभी तो समझ आएगा यार। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम इज। अब देखो, जब पहली बार ये क्वेश्चन आया ना, पहली बार ये क्वेश्चन जब आया तो ऐसे देखने से लगा कि यार इसका ये क्या दिक्कत है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, नंबर ऑफ कायरल सेंटर गिन लो, काम खत्म। नंबर ऑफ कायरल सेंटर गिन लो, काम खत्म। तो बच्चों ने क्या करा, अरे एक ये रहा कायरल सेंटर, एक ये रहा कायरल सेंटर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि कायरल सेंटर कितने हैं, कायरल सेंटर कितने हैं, दो, तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे। अब जो बच्चे रट्टा मारते हैं फॉर्मूले का, क्या ये लगाते हैं, उनका आंसर कितना आया, 4 आया। और जैसे ही 4 आया उसी टाइम गलत हो गया बेटा, है ना? जैसे ही 4 आया उसी टाइम गलत हो गया, खटाक से नेगेटिव नंबर मिल गए। अब आप सोचो यार ऐसा क्यों, अभी तक तो हम लोग यही करते आ रहे थे, है ना? अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे क्यों गलत हो गया? तो बेटा ऐसी थोड़ी एडवांस का पेपर है। अरे आईआईटी वाला आपसे बहुत शाना है, डेढ़ शाना है वो। ठीक है, उसको पता है कि बहुत सारे लटके के क्यों आप लोग रटके आते हैं फॉर्मूला। ठीक है,
बहुत सारे टीचर मैंने देखे जो रटवा देते हैं सीधा कि बेटा हर किसी में लगेगा। अरे हर किसी में लगता होता तो दुनिया ही ना कर लेती। फिर आईआईटी में फिर दिक्कत क्या है, ठीक है। फिर इसके पीछे क्यों इतना भागते हैं लोग, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर का ये फॉर्मूला गलत नहीं कह रहा मैं, बट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, जरा ध्यान से देखो। क्या ये कंपाउंड जो है, क्या इट इज एन बाइसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब सोचो ये किस तरह से है, जो इसका एक रिंग है बेटा, एक रिंग तो ऐसे, एक रिंग ऐसे, और ऊपर से ये कैसे घुमा के जा रहा है, मतलब ये घूम के जा रहा है ऐसे रिंग, ठीक है ना। तो अगर इस रिंग को, अगर सोचना ये वाली, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आर मान लूं, मानने में क्या जाता है ना बेटा, निकाल लेंगे सीआईपी रूल से, ठीक है। आर मान लूं तो अब तुम्हें लगेगा इसका एस भी होगा, बट बेटा एस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग को पीछे लेके जाना पड़ेगा। जैसे ही पीछे लेके जाएंगे रिंग तो हवा में लटक जाएगा, हवा में लटक जाएगा तो भैया कंपाउंड की एग्जिस्टेंस खत्म कर दी तुमने। तो कंपाउंड ही बेटा बचा ही कहाँ, कंपाउंड जो उसको निकालोगे, ठीक है। तो कंपाउंड बचा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई मिरर इमेज नहीं आएगा। ये खाली अगर आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा, सेम नीचे का भी ऐसे रहेगा, आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा। इसका मतलब कार्य सेंटर तो बेटा दो है, कार्य सेंटर दो है, वो बिल्कुल सही है, ये 100% सही है कि कार्य सेंटर दो है। पर स्टीरियो आइसोमर गलत है, क्योंकि अगर इस पूरे कंपाउंड का मिरर इमेज निकालोगे तो एक तो पक्का बनना गारंटी है, मतलब दो NH बनेंगे इसके, तो आंसर कितना आएगा, दो ही आएगा, ठीक है। कायरल सेंटर दो है, मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, कायरल सेंटर दो है, नो डाउट, वो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे क्योंकि ये रिंग अगर पीछे लेके जाओगे तो हवा में लटक जाएगा, कंपाउंड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो बच्चे रट्टा मारते थे उनका यहाँ पे क्या हो गया, टाइम टाइम फिस होगी उनकी, यहाँ पे गलत हो गया बेटा, है ना। और आगे फिर गए, अरे ये कैसे गलत हो गया, हमने तो सही करा था, ठीक है। आगे देख, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फॉर एन एन इज, एन एन क्या है यहाँ पर भैया, ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बनाते, ठीक है। देखना जरा कैसे बनाएंगे। ये दो रिंग मेरे को जुड़ी हुई दिख रही है आपस में, नेप्थलीन जैसी दिख रही है, थोड़ी थोड़ी फील आ रही है नेप्थलीन की, है ना। NaOH, अब NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को खा जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी ना बेटा, हाइड्रोजन को निकल लेगा। जैसे ही हाइड्रोजन को निकलेगा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पे लगा रह जाएगा ऐसे, इसी को बोल रहे ये एन। अब देखो दो तरीके हैं यहाँ पे, इसने पूछा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब भैया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो फिर तरीका तो वही है, सारे निकालने बैठने पड़ेंगे। अब सोचो यार इतना सारे, अब मान लो कितने ही स्ट्रक्चर हो गए भाई, कैसे निकाले, 5 मिनट तो इसी में खराब हो जाएंगे। और मान लो थोड़ी सी भी गलती कर दी, वहीं पे लटक गया क्वेश्चन, है ना। तो भैया इतना टाइम भी खराब गया, क्वेश्चन भी नहीं हुआ। अब देखो एक अल्टरनेट मेथड, अब मतलब ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। अब आप में से कुछ सोचे कि भाई सर तो ट्रिक बता रहे, सर तो नया मेथड बता रहे, बेटा कोई ट्रिक नहीं है रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालने का, जस्ट एक कॉमन सेंस वाला मेथड है, ठीक है। अब आप लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे तो भाई इतना तो दिमाग तेज हो ही जाता है ना अपना, ठीक है, तैयारी करते करते। तो देखो इधर, अब मान लो अगर इस O माइनस को मैं एक बार भूल जाऊं, फिलहाल के लिए भूलना है सिर्फ ना, छोड़ना थोड़ी है, ठीक है, भूलना है एक बार इसको, अगर भूल जाऊं तो क्या ये नेप्थलीन है, दिस इज अवर नेप्थलीन। और अगर नेप्थलीन है तो नेप्थलीन के तो आपको पता ही होगा कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते। बेटा अगर यही नहीं पता ना आपको तो फिर तो तैयारी करनी बेकार है, ठीक है, जेईई एडवांस तक की। नेप्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ये तो पता ही होता है, बेंजीन के 2 होते हैं, नेप्थलीन के 3 होते हैं। अब एक इसके अंदर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला, भैया ये भी तो आएगा। मैंने कहा था इसको भूलना है एक बार के लिए, ऐसे थोड़ी छोड़ दिया, ठीक है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसका आ गया, O- वाले प्लस। अब ये नेगेटिव भी तो कंजुगेशन में जाएगा, तो कहाँ कहाँ जाएगा,
यहाँ जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 5। देखो भी फटाफट से ऑल्टरनेट पोजीशन पे लगाते जाओ। तो 5 आ गए नेगेटिव चार्ज के रेजोनेंस। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8 और 1 9। तो टोटल आंसर आ गया 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? तो देख रहे हो कितना जल्दी हो गया और सही भी होगा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा बेटा, निकाल के देख लेना, ठीक है? क्लियर? तो 9 आ गए इसका आंसर। चलिए आगे। अभी तक तो जेई एडवांस के ना मतलब फील ही नहीं आई अभी, है ना? अभी तो ऐसा लग रहा है यार इजी क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2O3 पहले क्वेश्चन में तो आई, ठीक है? N2O3, अरे ये क्या, ये यार जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये, लानत है इस क्वेश्चन पे। अरे भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन देने लग गए, ठीक है? देखो यहाँ पर अपन को गिनने हैं टोटल लोन पेयर, तो गिनो। 2 यहाँ पर, 3 इस पे तो कोई है नहीं, 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8 लोन पेयर हो गए। दिस इज अवर आंसर। ये क्या क्वेश्चन था यार? क्लियर? अगला देखते। For the octahedral complexes, okay, of Fe3 plus in SCN minus and in CN minus ligand environment, the difference between the spin only magnetic moments in Bohr magneton when approximated to the nearest integer is okay. देखना भाई ये क्या बोल रहा है कि Fe+3 को जब हमने SCN माइनस से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, जो कि ऑब्वियस सी बात है यही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, देखो आयरन+3 में, और दूसरा इसने बोला जब आयरन+3 भाई Cn माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है? तो ये हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इधर भी आयरन+3 में इसने पूछा मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले μ1 निकाल लेते हैं। अब देखो खेल यहाँ पे लिगेंड का, कौन WFL है कौन SFL है, तो आपको तो पता ही होगा बेटा कि ये WFL है और ये SFL है। WFL है तो इसमें क्या होगा, 3d5 होगा, 4:3d6 होता है, 3 निकाल दिया d5, तो ये आ गया 5 × 7 रूट में 35 मतलब 5.91। μ2 कितना आ गया बेटा, एक ही आएगा इसके अंदर, 3 तो भर जाएंगे, अब 5 ही तो भरने दें तो पेयरिंग हो जाएगी ना, इसमें एक ही तो अनपेड रहेगा, तो कितना आ गया 3, 1.73। तो जब माइनस करेंगे μ1 माइनस μ2 तो ये आ गया 5.91 माइनस का 1.7, अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया, 4 आ गया बेटा। 4 इज आवर आंसर। क्लियर? नियरेस्ट इंटीजर पूछा था तो 4 आ गया, 4 अपना आंसर आ गया। ओके अगला क्वेश्चन है, अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आयंस दिस द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, ओके लीनियर बताने हैं भाई, वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल, तो भैया डी नहीं होना चाहिए और लीनियर भी होना चाहिए। चलो भाई मजेदार है ये तो, ठीक है? पहला देखो BeCl2, तो BeCl2 तो बेटा sp है, sp है तो लीनियर है, तो इसका मतलब पहला तो हो गया। अगला N3 माइनस, N3 माइनस अगर आपको पता हो तो बेटा ये भी क्या है, अजाइड आयन बोलते हैं, ये भी लीनियर है, sp लीनियर। क्लियर? अरे पता है ना तुम्हें, ठीक है? N2O, N2O भी बेटा लीनियर है। स्ट्रक्चर क्या होता है, अरे यार कैसी बातें करते हो भैया, ये रहा स्ट्रक्चर, 1 सिग्मा 2 पाई का, समझे? इधर लोन पेयर है तो यहाँ पे ये भी sp और ये भी sp,
तो नाइट्रोजन का निकालना, तो ये भी sp लीनियर, कोई d नहीं है। क्लियर, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला है NO2 प्लस। अगर NO2 प्लस की बात करें तो 5, 5 और 1 4, 4 पर, तो ये भी sp बेटा, ये भी लीनियर, ये भी हो गया। O3, O3 तो बेंट होता है। क्लियर, sp2 होगा ये तो ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद HCl2, HCl2 सल्फर 6 और 2 8 बाय 4, sp3 होगा ये भी नहीं होगा। HCl2 sp3 होगा बेटा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, उसके ICl2 माइनस 7 और 2 9 और 1 10, ICl2 माइनस sp3d नहीं होगा, d आ गया ना बेटा। I3 माइनस, ये भी sp3d होता है, नहीं होगा ये भी। इसके आगे ये भी नहीं होगा, इसमें भी डी आ जाएगा। कितने आगे, 1 2 3 4, स्टार्टिंग वाले 4 हैं, देयरफॉर 4 इज आवर आंसर। पहले 4 है, इसके अंदर डी भी नहीं और जो लीनियर भी है। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी था। क्लियर, चलिए अभी अगला क्वेश्चन है, नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, not considering the electronic spin the degeneracy of the second excited state n equal to 3 of hydrogen atom is 9। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब इसने दे दिया है भाई n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 का मतलब थर्ड शेल। अब इसमें कौन कौन से और सब शेल हो गए भाई, 3x होगा, 3p, 3d। अब डी जनरेसी 9 इसने कैसे बोली भाई, x में एक बार आ जाएगा, p में 3, d में 5, 5 3 8 और 1 9, तो इसकी डी जनरेसी कितनी होगी, 9। इसने बोला वाइल द डी जनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस। अब H माइनस का मतलब हाइड्राइड, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब देखो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1s2, ग्राउंड स्टेट 1s2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये हो जाएगा 1s1 बेटा, 2s1। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, अगर इससे भी जाएगा तो ये 2p में चल जाएगा, तो 1s1 2p1। अब जैसे 2p में गया तो p के अंदर कौन कौन से, 3, px, py, pz, इसका मतलब डी जनरेसी कितनी होगी, 3 होगी। तो देयरफॉर 3 इज आवर आंसर, डी जनरेसी 3 होगी। क्लियर है, चलिए सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, ऑल द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द रिएक्शन एक्स से वाई। देखना बेटा, एक्स से वाई इसने एनर्जी यहाँ पर दे दी है, डेल्टा जी नोट माइनस का 193 किलो जूल पर मोल, इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग M प्लस से M3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। E नोट दे दिया इतना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M प्लस ऑक्सीडाइज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ X इज कन्वर्टेड टू Y। इसका मतलब इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि X से जब Y हो रहा है तो इस टाइम पे एनर्जी इतनी निकल रही है, और ये एनर्जी इस M प्लस को ऑक्सीडाइज करवाने के काम आ रही है M+3 में। बहुत बढ़िया, तो इस वाली इक्वेशन का तो मैं डेल्टा जी निकाल सकता हूँ बेटा कंपेयर करने के लिए। तो डेल्टा जी क्या होता है, माइनस NF E नोट सेल, तो n कितना है, 2 है। अच्छा, E नोट भी इसने माइनस दिया तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, इनटू का 96500 इनटू का 0.25, तो यहाँ पर 100 उतार दिया, ये 50, ये 2 पे, और ये कितने पे गया, 2 4 द 8, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 5 द 10 और एक 0। अब इसको अगर मैं किलो जूल में कर लूँ, कि ऊपर वाला किलो जूल है, ये जूल में आया था, तो कितना हो गया ये, 1 2 1 2 3, 48.4
25 किलो जूल पर मोल। भाई इतनी एनर्जी इसके पर मोल ने लगाई, एक मोल। अब इसने बोला कि कितने नंबर ऑफ मोल्स एम प्लस ऑक्सीडाइज हुए होंगे, तो कैसे पता भाई, एक मोल के लिए इतना है तो एन इंटू का 40, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी निकली तो एन मोल के लिए कितनी होगी, एन इंटू का इतना। और यही एनर्जी किसने, ये वाली एनर्जी थी जो वो इस प्रोसेस को करवाने के काम मारी थी। तो कितने मोल निकालने, तो एक मोल के रिस्पेक्ट में तो ये एनर्जी है, इनटू एन कर दूंगा तो एन मोल्स के लिए हो जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 193, तो एन इक्वल टू कितना हो गया, 193 अपॉन का 48.25, डिवाइड कर लो जरा इस बेटा। ठीक है, 193 डिवाइडेड बाय 193 डिवाइडेड बाय 48.25, ये आ गया 4। 4 इज अवर आंसर। क्लियर भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया, ओके कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया, तो ये है भाई, ठीक है। अमोनिया का मुझे नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्लियर। तो भाई 3 है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, अगर कोबाल्ट पे 3 होगा तो इसका मतलब 3 क्लोरीन हो गए, तभी +3 में आएगा कोबाल्ट। कॉम्प्लेक्स विच बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इस इतना। फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, ओके। द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, क्लोराइड के नंबर बताने। सबसे पहले क्या करें, क्या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू का के एफ इंटू का एम, क्योंकि इसने मोलैलिटी वगैरह सब दे रखे, तो यही यहाँ से आई निकाल लेंगे। तो टी एफ अगर इतना है तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, प्लस का 0.00558। आई मेरे को निकालना है बेटा, के एफ हो गया 1.86, मोलैलिटी होगी 0.01, तो यहाँ से आई कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 0.0558 अपॉन 1.86 इंटू का 0.01, कर दो फटाफट से। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 0.0558 डिवाइडेड बाय 0.0186, 3 आ गया बेटा ये। आई कितना आ गया, 3। अब अगर आई 3 आ गया, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जो आयंस मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3। टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 तो तभी मिल सकते हैं जब कैसे होगा सी, कि NH3 कितने हो, 5, 1 Cl अंदर हो और 2 Cl बाहर हो, तभी टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं। इसका मतलब सी, इसने क्या पूछा था, द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कितने क्लोराइड मिलेंगे, एक ही मिलेगा, तो देयरफॉर 1 इज आवर आंसर। सिंपल था बेटा ये तो बहुत ही। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक पदार्थों की है, देखना भाई। कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज आर, ओके। अब यहाँ से देखो 29 नंबर से एक से ज्यादा ऑप्शन वाले भी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन वाले करेक्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो हम लोगों को सारे ही ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस, तो हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। पहले वाले में करेंगे बेटा, ये डबल बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगेगा, तो पहले वाले में क्या आ गया देखो, CH3, ये कंपाउंड है। अच्छा डबल बॉन्ड हटा ही देते हैं ना, लो भैया डबल बॉन्ड हटा दिए। क्या डबल बॉन्ड हटाने से, ये बताना मुझे, क्या डबल बॉन्ड हटाने से इसका कायरल सेंटर पे कोई फर्क पड़ा, अरे नहीं पड़ा, अभी भी कायरल है, पहले भी कायरल था, तो इसका मतलब पहले वाला तो नहीं हो सकता साहब, है ना, पहले वाला तो नहीं हो सकता, क्यों,
ये तो कायरल है, कायरल है तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव कैसे होगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ से हटाएंगे तो CH2 CH3 CH2 HBr CH2 CH3। देखो ये CH2, ये वाला CH2 और ये वाला CH3 CH2 आ गए भैया क्या सेम। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर अपना। तो एक तो बी आंसर आ गया। अगला देखिए यहाँ से हटाएंगे तो CH3 ठीक है, HBr CH3 ये वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है बेटा, ये भी कायरल है, कायरल है तो ये भी नहीं होगा। अगला देखें तो CH3 CH2 Br H CH2 CH3, ये देखो यहाँ पे भी फिर सेम आ गया। ये डबल बॉन्ड हटाएंगे बेटा, CH2 CH3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी CH2 CH3 है। क्लियर, तो इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो बी और डी क्या आ गए, दो अपने आंसर आ गए। तो बी एंड डी टू आंसर्स। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन फिर ऑर्गेनिक का, मतलब ऑर्गेनिक पदार्थ चुकी है मार्केट में। अगला क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर CH3। इसका रिएक्शन करवाया अपन ने KOH स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर, दूसरे बेस को करा H प्लस हीट। वही देख रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस विद डाइल्यूट, डाइल्यूट है ना, वाटर है तो फिर डाइल्यूट है, तो इसका मतलब डाइल्यूट, तो ये तो एल्डोल लग रही है देखने से। एल्डोल भी कौन सी है, इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन, ये तो इंट्रा एल्डोल है बेटा, ठीक है ना। क्या है भाई ये तो इंट्रा एल्डोल है। अब इंट्रा एल्डोल है तो एल्डोल में सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटाएंगे। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन भैया यहाँ से भी हटा सकते हैं, भाई ये भी तो है ना, यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी हटा सकते हैं। भाई 3 पॉइंट है अपने पास, कौन कौन से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। 3 जगह से अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन हटा सकते हैं। अब जरा हटा के देखते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से जैसे ही हटाऊंगा अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा। वो कार्बन आयन यहाँ पे अटैक मारेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, एक, एक, दो, तीन, चार, चार मेंबर रिंग बनी। यहाँ पे अगर देखो ये वाला हटाता हूँ, ये अटैक करेगा तो एक दो तीन चार पाँच छः, 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो ऑब्वियस सी बात है 6 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग सेकंड वाले से हटाएंगे। तो जरा हटाते, देखना जरा, सेकंड समझ आया ना कि सेकंड वाले से क्यों हटाया, क्योंकि वहां पर भाई 6 मेंबर रिंग बन रही थी। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और ये नेगेटिव लग गया। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव अटैक मारेगा कहाँ पर, ये नेगेटिव कहाँ पर अटैक मारेगा, ये नेगेटिव अटैक मारेगा एक इस वाले, अरे कहाँ चला गया भाई, ये नेगेटिव अटैक मारेगा इस वाले पे, इस वाले कार्बन, और ये इधर जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंट्राएल्डोल तो ऐसे ही होता है बेटा। अब रिंग बनेगी यहाँ पे, देखो ये यहाँ पर O माइनस रिंग बनेगी, ये बन जाएगी यहाँ पर O माइनस, तो ये चला गया, ये उठ के यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे CH3 और इसके बगल में C डबल बॉन्ड हो। अब क्या होगा, वाटर से अटैक करवाएंगे बेटा, OH लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड। अब क्या करेंगे,
हीट करेंगे वाटर निकल जाएगा। तो वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ऐसा कुछ ऑप्शन है? ये रहा पहले वाला ऑप्शन दे रहे, पहला ऑप्शन सही आ गया। देखो ए ऑप्शन सही आ गया ना बेटा, ये यहाँ पर ए ऑप्शन सही आ गया। इंट्राएल्डोल था, लिख भी देते हैं इंट्राएल्डोल। क्लियर, ए आ गया। अच्छा और चेक कर लो, ये वाला क्या बनेगा क्या? ये वाला नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, बाकी और बनेगी नहीं बेटा। अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, रिंग कुछ इस तरह की बनेगी यहाँ पर 6 मेंबर की। तो जब यहाँ से हटाओगे तुम डबल बॉन्डों को तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे आगे ब्रेक ही नहीं होगा, ब्रेक करते तो कंपाउंड ही ब्रेक हो जाएगा, तो होना ही नहीं। तो इसका एक ही आंसर आएगा, ए आंसर आएगा इसका। क्लियर, चलो भाई अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज, मेजर प्रोडक्ट बताना भी, देखना जरा, देखना भाई सीन देखना। यहाँ पर CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। क्लियर। अब देखो दो पाई बॉन्ड है, अब इसका एक इक्विवेलेंट 1 EQ HBr दिया। तो भाई एक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, 1 मोल HBr है, एक ही बार अटैक करेगा। अब यहाँ पर देखो दिक्कत ये आती है कि यार अटैक कहाँ करा है स्टार्टिंग में, इस वाले पे करवाए या फिर इस वाले पे करवाए। तो कैसे चेक करेंगे बेटा, जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा वही अटैक करेगा। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इस साइड की ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ करेगा। अटैक यहाँ करेगा तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, इधर पॉजिटिव आएगा CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2 पाई बॉन्ड इधर आ गया पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा बेटा। कैसे जाएगा रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, इधर CH3, जब पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर बनेगा, इसके ऊपर प्लस आ गया। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब कौन अटैक करेगा, Br माइनस अटैक करेगा। तो Br माइनस यहाँ अटैक कर जाएगा, देखना जरा। CH3 यहाँ पर पाई बॉन्ड CH2 Br, ये बन गया। अब इसने बोला मेजर बताना, तो मेजर तो वो होगा जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो 3 3 6 और 2 8, यही वाला मेजर होगा भैया। तो देखो भाई CH3 Br, अच्छा यहाँ लगा रखे CH3 ये दिस ये वाला डी ऑप्शन आ गया भैया। डी वाला इसने मेजर पूछा था बेटा, मेजर पूछा था, मेजर डी ही होगा यहाँ पर। क्लियर, क्योंकि वो वाला ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी। जरा इसको चेक कर लो, इसमें तो नहीं होगे ज्यादा, इसमें भी नहीं होगे, इसमें सबसे ज्यादा इसी में हो गए बेटा। क्लियर, इसमें तो है ही नहीं, तो डी आंसर आ गया इसका सिर्फ। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ऑर्गेनिक तो यार सिंपल है, सिंपल आया ऑर्गेनिक तो ऐसे ही लग रहा, डर लग रहा। ठीक है, मुश्किल है भैया, बच्चा कहता है मुश्किल आई है, मुश्किल आई है यार, कहाँ आई है मुश्किल। वेज वेज नॉर्मल है यार, इससे ज्यादा मुश्किल तो जेई मेंस में आ जाती है। सॉरी गाइस। CH2H, इसको क्या बोला भाई, इसको बोला डी ग्लूकोज। अब एल ग्लूकोज बनाना है मतलब इसका मिरर इमेज बना दो यार, खत्म काम। एल ग्लूकोज बनाना है, मिरर इमेज बना के काम खत्म करो।
CHO OH H H OH OH H OH H CH2 OH मिला लो कौन सा है CHO OH H H OH OH H OH H CH2H पहला मिल गया। दूसरा देखो भाई HOH गलत। तीसरा देखो भाई OH ये भी गलत। अगला देखो भाई CHO CH2H ठीक है OH ये भी गलत। ए ऑप्शन आ गया भाई ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अगला देखो अब क्वेश्चन है यहाँ पे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज मेजर प्रोडक्ट बताना है। फिर मेजर प्रोडक्ट वाला CH3 यहाँ पर है वेज पर NH2 C डबल बॉन्ड OH इसका रिएक्शन करवाया है NaNO2 से एक्वस HCl। तो ऑब्वियस ही बात है कौन सा है भाई डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है तो ये क्या कर देगा ये NH2 को N2 में कन्वर्ट कर देते। पढ़ी होगी ना आपने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बना देगा N2 बना देगा। अब अपन को पता है कि N2 क्या होता है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है बेटा। दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब जैसे बट देखो जैसे ही अगर निकलता है तो इस पे क्या आएगा कार्बन पर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव यहाँ पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल है क्यों क्योंकि इसके साथ क्या लगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब जैसे ही N2 बाहर निकलेगा N2 तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है इसके कोई दिक्कत नहीं निकल सकता है बट जैसे ही निकलेगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो उस अनस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है देखना जरा ठीक है। अनस्टेबिलिटी को दूर करने पे क्या होगा देखना जरा। अब जैसे ये यहाँ से गया N2 जैसे ही बाहर निकलेगा देखना जरा जैसे ही N2 बाहर निकलेगा ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक कर देगा इस पे दे देगा इधर दे देगा और जैसे इधर दिया देखना क्या होगा बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बनेगा मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ठीक है ना। ये वाला इधर बॉन्ड अगर दिया इस पर आ गया प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया ना ये। अब क्या होगा इस तरह का बन गया कुछ ये। अब क्या होगा जो HCl है वो आएगा H प्लस क्या करेगा HCl का H प्लस आएगा H प्लस क्या करेगा इधर से वाटर निकालेगा ये ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये OH बन जाएगा इधर OH लग जाएगा और ये वापस से COH बन जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटा OH लग जाएगा और ये COH वापस बन जाएगा देखो CH3 OH COH OH COH और ये यहीं पे लगेगा सेम जगह से आया सेम जगह से लगेगा मतलब ये वेज पर था तो वेज पर ही रहेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आ गया। सी के अलावा और कोई मैच करेगा नहीं। क्लियर है सी के अलावा और कोई मैच करेगा नहीं तो सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम 2+ एंड Mn3+ इज आर। ठीक है भाई क्रोमियम 2+ अगर क्रोमियम +2 की बात करें तो ये हो गया 4s1 3d5 होता है तो ये हो जाएगा 3d4 और अगर Mn+3 की बात करें
तो ये भी हो जाएगा 3d4। इसका मतलब सी स्टेटमेंट तो देख रहे हो आप, आंसर सही आ रहा है। सी तो हमारा आंसर होगा क्या, क्यों? बोथ क्रोमियम 2+ एंड Mn3+ एग्जिबिट D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों ही D4 कर रहे, तो सी तो हमारा आंसर हो गया, एक तो हो गया। आगे चेक करते हैं। अब इसने बोला Cr2+ इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद क्या हो, जो खुद ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज का मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। तो यहाँ पर तो Eg हो गया और यहाँ पर हो गया T2G। क्लियर? तो कैसे भरेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। अब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। भाई लूज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है लूज। अब ये एक अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हाफ फील्ड। इसका मतलब क्रोमियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा ए भी आ गया। अच्छा Mn3+ का करते हैं अभी। Mn+3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला है, तो बिल्कुल ये हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद क्या हो, रिड्यूस, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो देखो सर जगह है क्या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बिल्कुल है भी। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है क्योंकि इसके पास जगह खाली है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बी भी सही है। अच्छा आगे, व्हेन Cr2+ इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अगर क्रोमियम 2+ को रिड्यूसिंग एजेंट लूज करेंगे तो द क्रोमियम आयन अटेन्स D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ये क्या करेगा, D3 करेगा बेटा, D3। क्योंकि अगर लूज कर रहे तो फिर ऊपर तो खत्म हो गया, नीचे नीचे में D3 तो बचा, तो D3 करेगा। इसका मतलब ये गलत हो गया डी। तो ए बी सी 3 ऑप्शन आ गए, तो इसका आंसर आ गया ए बी एंड सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर इज प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस प्रोसेस इज। अब देखो रिएक्शन क्या होती है भाई, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और यहाँ से क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड। एक्चुअल में क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, एनोड को इम्प्योर लेते हैं और कैथोड को क्या लेते हैं, प्योर लेते हैं। एनोड को क्या लेते हैं बेटा, इम्प्योर लेते हैं। तो इम्प्योर कॉपर +2 ने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो प्योर कैथोड पे कॉपर सॉलिड जाके जम गया, तो इम्प्योर कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड एज कैथोड। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अभी तो मैंने बोला कि एनोड को हमेशा क्या लिया जाता है, इम्प्योर लिया जाता है। एनोड को क्या लिया जाता है, इम्प्योर लिया जाता है। कैथोड को क्या लिया जाता है, कैथोड पे प्योर जमता है। क्लियर? पहला तो गलत हो गया। एसिडिफाइड एक्वस CuSO4 इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही है बी। प्योर कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, बिल्कुल सही है, कॉपर कैथोड भी होगा। इम्प्योरिटी सेटल एज एनोड पर, बिल्कुल सही है। तो बी सी डी आंसर आ गया इसका। क्लियर? चलिए अभी अगला क्वेश्चन। इसने बोला Fe3+ इज रेड्यूस टू Fe+2 बाय यूजिंग। Fe3+ Fe2, पहला है H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, देखना Fe+3 का जब रिएक्शन करवाते हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो H2O2 और NaOH ये क्या बना लेते हैं बेटा, ये इसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेते हैं Na4Fe H2O6, क्योंकि Fe+3 में मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, +3 जब भी होता है आयरन का, तो याद रखना आयरन का जब भी, सॉरी, जब भी आयरन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली क्या लेते हैं, 6 लेते हैं। अब +3 मुझे पूरा करना है, तो यहाँ पे 4 प्लस का और इधर 4 माइनस का, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, प्लस प्लस कर दूं, ठीक है ना, प्लस कर दूं ना, तभी देखो कितना हो जाएगा, 4 + x इक्वल टू +1, इधर जाएगा तो -3, +3 आ रहा है ना बेटा इधर, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको इसका निकाल के देख लेते हैं। ये आ गया 4 प्लस का x, ठीक है, इक्वल टू +1, x इक्वल टू -3 आ गया। तो और +3 लाना है तो कैसे करेंगे भाई इसको, इधर आएगा -4, -4, तो इधर अगर मैं -4 है ना इधर,
इधर मैं कर दूं -3, तो -3 -1, माइनस का अगर 1 करता हूँ इधर तो ये -5 हो जाएगा, तो ये तो +3 -3 आ रहा है, तो यहाँ से तो चलो गलत कंपाउंड बना दिया हमने। रुको भाई देखते हैं क्या है। इसने बोला Fe+3 H2O2 NaOH, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा देखो, सबसे पहले तो ये H2O2 और NaOH ये खुद क्या बना लेते हैं खुद, अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है, तो इतना बताइए Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, Fe+3 से Fa+2 बना लेते हैं, तो कैसे Na3Fe H2O 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये देखो ये इधर का बन गया, ये इधर बन गया +6 +3 +2 बन जाएगा इधर, क्लियर, +2 बन गया इधर। हाँ तो इधर क्या हुआ, ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये तो करेगा। Na2O2 इन वाटर, ये नहीं करेगा। H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2, एक मिनट रुको, Na2O2 इन वाटर, Na2O2 प्लस वाटर, ये यहाँ से क्या बना लेगा बेटा, ये बना लेगा NaOH प्लस का H2O2, बेटा ये भी कर जाएगा, देखो ना वापस NaOH H2O2 आ गया, तो बी वाला भी कर जाएगा, एक मिनट, बी वाला भी कर जाएगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ए एंड बी दो ऑप्शन आ गए। अगला क्वेश्चन है द परसेंट यील्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम in the reaction N2 plus 3H2 से 2NH3 delta H less than 0 at pressure P and temperature T1 is given below. Okay, if this reaction is conducted at P T2 with T2 greater than T1, मतलब इसने क्या बोला भाई, T1 से T2 पे जा रहे और साथ में T2 ग्रेटर देन T1 दे रखे, इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे द परसेंटेज यील्ड ऑफ अमोनिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय, if this reaction is conducted at P T2 with T2 greater than T1 the percent yield of ammonia as a function of time T is represented by, तो देखो स्टार्टिंग में जब T1 से T2 पे जा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम अभी तो आया नहीं, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब जो ग्राफ आएगा उसमें क्या होगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, परसेंटेज यील्ड बढ़ेगी, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में तो बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में तो बेटा बढ़ रहा है। अब जैसे ये क्या होगा उसके बाद एट इक्विलिब्रियम पर आएगा, इक्विलिब्रियम पर जैसे ही आएगा अब क्या हो जाएगा, अब रेट कांस्टेंट बढ़ना नहीं रुका, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा रेट कांस्टेंट, इसका मतलब परसेंटेज यील्ड भी क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ग्राफ ऐसा कुछ कैसा आएगा कि पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तो T1 क्या था, पहले बढ़ रहा था, T2 ये है, T2 ये देखो पहले इंक्रीज हो रहा था T2 फिर कांस्टेंट हो गया, अच्छा ये इस तरह का है, ये इस तरह का, तो इसका आंसर कौन सा आ गया बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, कि T2 ज्यादा T1 से ज्यादा है T2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले बढ़ रहा है फिर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्लियर, तो ये आंसर आ गया बेटा, क्लियर है बिल्कुल, आगे इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज CCP array of oxygen atom with m fraction of octahedral void occupied by aluminium ions and n fraction of tetrahedral holes occupied by magnesium ion m and n respectively are, अब देखो ऑक्सीजन किस पर है बेटा, CC पर, CCP पर, इसका मतलब ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ठीक है। सपोज मैंने क्या मान लिया भाई, Mg मैंने मान लिए कितने, Y, Mg कितना मान लिया मैंने बेटा, Y Mg मान लिए, एंड एल्यूमिनियम कितने मान लिए X, अब मेरे को ये X और Y का वैल्यू निकालना है, इसने बोला M फ्रैक्शन एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रोवॉइड के, ऑक्टाहेड्रोवॉइड का M फ्रैक्शन ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम, और N फ्रैक्शन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल होल्स का
mg। क्लियर। अब देखना जरा, क्या इसको चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं? भाई लिख सकते हैं ना, देखो y mg प्लस 2 x एल्यूमिनियम प्लस 3 एंड 4 ऑक्सीजन माइनस 2। तो यहाँ तो कितना हो गया -8। इसका मतलब यहाँ पे +8 होना चाहिए, तभी ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि कंपाउंड तो न्यूट्रल है। अब देखो भाई, इस x की वैल्यू अगर मैं क्या रख दूं, ऑड रख दूं। अगर इसको मैंने ऑड रख दिया तो इसको, अगर इसको भी तुम अगर ऑड रख दो तो ये तो इवन ही आएगी हमेशा, क्योंकि इवन से मल्टीप्लाई करोगे ऑड नंबर को तो वो इवन हो जाएगा। इवन को अगर ऑड से मल्टीप्लाई, जैसे 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, 2 को 3 से करा 6 आ गया। मतलब अगर एक्स वाई दोनों ऑड रखते हो तो ये इवन आएगा। अगर इवन आएगा तो बेटा ये कभी भी, मतलब ये क्या होगा, कभी भी ये इसके साथ 8 नहीं आ सकेगा। कैसे रख के देखो, अगर मैं इसको ऑड रख दूं, इसको भी ऑड रख दूं, जैसे इसको 3 1 रख दिया, इसको भी 1 रख दिया, 3 और 2 5, तो ये 8, तो ये बैलेंस नहीं होगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इवन रखना पड़ेगा। x को क्या रखना पड़ेगा बेटा, इवन रखना पड़ेगा। अगर x को इवन रखता हूँ, y को कुछ मर्जी रख लो, तो x को अगर मैं 2 रख दूँ, 3 दूनी 6 और y को 1 रख दूँ 8, तो 8 माइनस 8 0। तो इसका मतलब x को क्या रख दूँ मैं, 2, तो x इक्वल टू 2 एंड y को मैंने क्या रखा था, 1। इसने बोला m फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रोवर्ड के है ये, तो ऑक्टाहेड्रोवर्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसका mth फ्रैक्शन है, तो ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 1 आ रहा है y का वैल्यू। टेट्राहेड्रोवर्ड कितने होते हैं, 8, और उसका n फ्रैक्शन है, तो 8 का n फ्रैक्शन कितना होगा कि 1 आ जाए, तो 1/8 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कितना आ गया, x 1/2 आ गया और y कितना आ गया बेटा, 1/8 आ गया। सबसे बढ़िया तरीका सॉल्व करने का, ए आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा, मैच द अनायनिक स्पीसीज गिवन इन कॉलम 1 दैट आर प्रेजेंट इन द और गिवन इन कॉलम 2। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इनके फॉर्मूले। कार्बोनेट जो है, सिड्राइट जो है, ये आपको पता ही होगा, एनटीए अभ्यास में भी क्वेश्चन आ रखे हैं बहुत बार। ये आयरन का कार्बोनेट होता है। मैलेचाइट क्या होता है बेटा, CO3OH होल ट्वाइस। क्लियर, क्लियर है। बॉक्साइट आपको पता ही होगा, Al2O3। तो बस ये तो आपसे निकल जाएगी, ठीक है ना, ये आप कर लेना, इसके फॉर्मूले आपको आने चाहिए और क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैच द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस गिवन अंडर कॉलम 1 विद द एक्सप्रेशन अंडर गिवन अंडर कॉलम 2 with freezing point of water at 273 Kelvin and 180। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब H2O। पहले वाले में देखें तो H2O लिक्विड से किस में जा रहा है, सॉलिड में। अब ये टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 180 है, तो ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बेटा। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा जी कितना हो गया, 0। डेल्टा जी 0 हो गया। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो डेल्टा एस सिस्टम, देखो भाई डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब एंट्रोपी घट रही है, क्योंकि सॉलिड, ठीक है ना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, एंट्रोपी घट रही है। तो डेल्टा जी इक्वल टू 0, डेल्टा एस लेस देन 0। अच्छा ठीक है। अच्छा क्यों 0 होगा, नहीं होगा भाई, क्यों भाई, अरे हीट तो निकल रही है ना, हीट तो रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही तो क्यों 0 हो नहीं सकता, डब्ल्यू 0 नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों डब्ल्यू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी लिक्विड से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आइस का स्ट्रक्चर देखा है ना आपने, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट का क्या आ गया, ए का जो आएगा वो आ गया भैया आर एंड टी, ए का आ गया आर एंड टी। बी देखते, एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू अ वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशन, मतलब क्या हो गया, ये फ्री फॉल वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो गया। तो बी में क्या है, पी एक्सटर्नल 0 है, पी एक्सटर्नल 0, इसका मतलब प्रेशर 0 का मतलब वर्क डन 0, वर्क डन 0 आ गया बेटा। वर्क डन 0 आ गया तो क्यू भी 0 आ गया। क्लियर, वर्क डन 0 तो क्यू भी 0।
क्यू जीरो बेटा यहाँ पे क्यू जीरो डेल्टा यू भी जीरो हो गया, मतलब पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन कौन से आगे बी के आगे बेटा पी क्यू एस। क्लियर। मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। आइसोलेटेड है इसका मतलब क्यू जीरो। अब देखो इक्वल वॉल्यूम है इसका मतलब वॉल्यूम भी चेंज नहीं और इसका मतलब डब्ल्यू भी जीरो। ठीक है, क्यू जीरो डब्ल्यू जीरो मतलब पी क्यू, अगर ये दोनों जीरो तो डेल्टा यू भी जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब पी क्यू एस। सी का भी क्या आ गया बेटा पी क्यू एस। अगला दे रखा है रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ H2 गैस। H2 गैस है जिसका 1 atm प्रेशर है फ्रॉम 300 केल्विन से। अच्छा रिवर्सिबल है ये तो मतलब ऐसे होगा, H2 इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे H2 गैस का, प्रेशर देखना प्रेशर 1 atm 600 केल्विन कर दिए, फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 केल्विन एट 1 atm। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क डन जीरो हो गया तो क्यू जीरो। अच्छा हीट चेंज हो नहीं रही, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं, टेम्परेचर जितना बढ़ाया उतना ही वापस कम हो गया। भाई 300 से 600 पे गए थे, 600 से वापस से 300 पे आ गए, इसका मतलब सेम ही चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्यू भी जीरो। अच्छा तो डब्ल्यू जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट तो डब्ल्यू जीरो, तो डेल्टा यू जीरो, इसका मतलब क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी जीरो, तो पी क्यू एस टी, तो इसका क्या आ जाएगा पी क्यू एस टी, डी वाले का क्या आ जाएगा पी क्यू एस टी। तो ये हमारा सारा पेपर था बेटा, जेई एडवांस 2015 का अच्छा पेपर था, लास्ट के क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर इफ इन केस कुछ आपको डाउट रह गया हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फोन करके भी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा। क्लियर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।